कल हम लोग चर्चा कर रहे थे महिला आंदोलन के बारे में और साथ ही साथ उससे बाद की स्थिति और इसमें कुछ संगठन के बारे में चर्चा भी किए थे, जैसे गुजरात में सेवा, महाराष्ट्र में महिला शेतकारी समिति, ठीक, और आंध्रा में दीदी बैंक। ये सारी चर्चाएं कल हम लोग देखे थे। उसके आगे हम लोग को देखना है मुझे लगता है आंसर भी आप लोग लिखे होंगे। कल मैंने क्वेश्चन भी बोल दिया था, आंसर आप लोग लिखे होंगे, प्रयास अवश्य किए होंगे। चलिए उसके आगे देखते हैं। एक एक युग करके हम लोग देख लिए थे कैसे चरणबद्ध तरीके से महिला आंदोलन का स्वरूप दिखाई पड़ता है। सुधारवादी युग में चरमपंथी युग के अंतर्गत, इसके बाद जो गांधीवादी युग था उसमें, गांधीवादी युग के बाद आजादी तक, आजादी से फिर 1990 तक, 90 के बाद की स्थिति जो रही, वो सारी अवस्थाओं को हम लोगों ने चरणबद्ध तरीके से देखा। उसके अंतर्गत 1920 के दशक तक हम लोगों ने देखा कि कुछ संगठन जो महिला उत्थान से संबंधित थे वो अखिल भारतीय स्वरूप प्राप्त करने लगे। लेकिन देश आजाद हुआ उसके बाद भी देखा गया कि ये संगठन जो सुधार करने की दिशा में काम कर रहे थे, वो सुधार तब तक संभव नहीं था जब तक महिलाओं की आर्थिक स्थिति को बढ़ावा नहीं दिया जाता। यानी महिलाओं की जो आर्थिक स्थिति थी उसको मजबूत करने की जब तक पहल नहीं की जाएगी तब तक वो सारे सुधार उतने सक्रिय तरीके से काम नहीं कर सकते। और 1990 में आर्थिक सशक्तिकरण की ओर ध्यान दिया गया और उस दिशा में बहुत सारे महिला संगठन अस्तित्व में है। यहां तक हम लोग कल देखे थे। उसके आगे देखिए, अब अगर वर्तमान में यानी 90 के बाद से लेकर के और आज तक अगर स्थिति देखा जाए तो जो परिस्थिति में मैंने बताया था कि आज भी महिलाओं के साथ जो समस्याएं जुड़ी हुई हैं, है ना, जैसे भ्रूण हत्या, ठीक है, बालिका शिशुवध, लिंग असमानता को लेकर के जो समस्याएं हैं या कुछ क्षेत्रों तक सीमित समझा जाना, तो ये सारी चीजें जो हैं यही सब विशेष रूप से आज भी दिखाई पड़ती हैं। मात्रात्मक रूप से अब जब आप देखते हैं महिलाओं के साथ जो समस्या है तो उसमें मात्रात्मक कमियां या फिर उतार चढ़ाव देखे जाते हैं, लेकिन समस्याएं वही हैं, ठीक है। कुछ समस्याएं और हैं जो संगठन के माध्यम से या फिर आंदोलन के माध्यम से जिनकी मांग की जाती है। वो समस्याएं हैं महिलाओं के 33% आरक्षण से संबंधित, यानी लगभग सारी संस्थाओं में 33% आरक्षण की मांग जो है या फिर 33% से अधिक आरक्षण की जो मांग है उसको लेकर के एक आंदोलन का मुद्दा दिखाई पड़ता है। इसके अलावा कोई आंदोलन महिलाओं से संबंधित बहुत सक्रियता से नहीं दिखाई पड़ता। हाँ, संगठन जरूर काम कर रहे हैं, संगठन जरूर काम कर रहे हैं, लेकिन आंदोलन की जब बात आप करेंगे तो शायद ही कोई आंदोलन इतना सक्रिय हो, ठीक है, कि जो भारत व्यापी या अखिल भारतीय स्वरूप में दिखाई पड़ रहा हो। तो सामान्य रूप से जो भी आंदोलन है, वो संगठनों के माध्यम से जो भी मांग है, महिलाओं से संबंधित जो समस्याएं हैं, जो सामाजिक या आपराधिक या घरेलू हिंसा से संबंधित जो समस्याएं, उसको छोड़ दिया जाए तो 33% मांग, वो भी आरक्षण के रूप में, 33% आरक्षण के रूप में जो मांग है, और वो विभिन्न संस्थाओं में, बिहार में ऑलरेडी 35% नहीं है, कुछ जगहों पर 50% से अधिक भी है, ठीक है। पंचायती राज की अगर बात करें तो उसमें महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य बिहार ही है। तो एक ही जगह नहीं, बहुत सारी जगहों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, यानी लगभग सारी संस्थाओं में हर जगह 33% आरक्षण की जो मांग है इसको देखा जा सकता है। लिखिए आगे, नारी आंदोलन से जुड़े
नारी आंदोलन से जुड़े मुद्दों को मुख्य रूप से 5 विषय वस्तुओं में बांटा जा सकता है। 5 विषय वस्तुओं में बांटा जा सकता है। ठीक, पहला स्वतंत्रता। स्वतंत्रता किस रूप में, इसमें डैश देकर के लिख लीजिए किस आधार पे स्वतंत्रता की मांग है। लिखिए, पुरुषों के शोषण से कौमा बालिका शिशुवध से कौमा बहुविवाह से दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, वेश्यावृत्ति तथा पृथकता आदि से। वेश्यावृत्ति, पृथकता, आइसोलेशन, पृथकता आदि से, यानी ये सारे जो मुद्दे हैं, इन सबसे स्वतंत्रता की डिमांड महिलाएं कर रही हैं कि हमको आजादी चाहिए। किन चीजों से? पुरुषों के शोषण से, बालिका शिशुवध से, पर्दा प्रथा, वेश्यावृत्ति, इन सारे व्यवस्थाओं से आजादी। ठीक, दूसरा लिखिए, पहचान तथा अस्तित्व। जो भी आंदोलन हो रहे हैं उसमें ये सारे मुद्दे प्रभावी रूप से देखे जा सकते हैं। दूसरा लिखिए, पहचान तथा अस्तित्व। किस रूप में पहचान और अस्तित्व कैसे होना चाहिए? ठीक, पृथकता का मतलब मैंने बताया आइसोलेशन। पृथकता मतलब हर जगह अलगाव ना करना। ठीक है, अलगाव का मतलब जैसे हर जगह कहीं महिला है तो महिला होने की वजह से उसको अलग थलग कर दिया जाए और पुरुषों की भागीदारी ही सुनिश्चित किया जाए। ठीक है, उसको बोलते हैं पृथकता। ठीक, आइसोलेट कर देना, पहले से उसको अलग कर देना। ठीक है, लिखिए, राजनैतिक, इसमें डैश दे करके लिखिए, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक तथा व्यक्तिगत संबंधों में। अच्छा, एक बात ये मैं कहना चाह रहा था कि जो लोग कल क्वेश्चन का आंसर लिखे हैं और मुझे सेंड किए थे, तो एक बार वो लोग फिर से सेंड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि फोन में मेरे थोड़ा सा डिस्टरबेंस था, तो मैंने फोन चेंज किया है, तो वो चीजें उसी में रह गई हैं। तो एक बार आप लोग क्या करिए, जिसने भी आंसर सेंड किया था वो आंसर एक बार फिर से सेंड कर देंगे। ठीक है, नहीं तो आप लोगों को लगेगा कि मैंने भेजा भी और सर ने उसको चेक भी नहीं किया। तो आप लोग फिर से सेंड कर देंगे। नंबर मैंने दे दिया था, नंबर नोट कर लीजिए, 9868
9868662303। इस नंबर पे आप लोग अपना क्वेश्चन भेज दीजिएगा, क्योंकि फोन थोड़ा सा डिस्टर्ब मैंने चेंज किया है, तो मैं इसमें चेक कर लूंगा और आप लोगों को उसमें बता दूंगा कि क्या आपकी पॉजिटिविटी है और क्या उसमें कमियां रह गई हैं। ठीक है, नहीं तो आपको लगेगा कि मैंने भेजा था और मेहनत करके और सर ने क्या किया, चेक नहीं किया। ठीक, अब देखिए, पहचान तथा अस्तित्व। ठीक है, पहचान किस रूप में होना चाहिए? पहचान केवल पति से या पुरुषों से नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहचान जो पति या फिर पुरुषों से नहीं होना चाहिए, बल्कि स्वयं का पहचान होना चाहिए। किस रूप में? राजनीतिक रूप में भी। अगर राजनीतिक आधार है तो किसका होना चाहिए? महिला का स्वयं। आर्थिक भी, सामाजिक भी, धार्मिक भी, किसी भी तरीके का जो अधिकार है, पहचान है या अस्तित्व है, वो स्वयं का होना चाहिए, ना कि किसी के ऊपर डिपेंड होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट समानता। नेक्स्ट लिखिए समानता। समानता, समानता में लिखिए कैसी समानता? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, व्यक्तिगत, पारिवारिक, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक आदि आधार पर पुरुषों के समान, आदि आधार पर पुरुषों के समान। ठीक, यानी यहां भी समानता किसके आधार पर होना चाहिए? हर उस व्यवस्था में, जिस व्यवस्था में पुरुषों को अधिकार प्राप्त हैं, उस व्यवस्था में महिलाओं को उसी आधार पर समानता प्राप्त होनी चाहिए। नेक्स्ट लिखिए कल्याण। नेक्स्ट कल्याण, वेलफेयर, किस आधार पर होना चाहिए? लिखिए महिला शिक्षा के रूप में, महिला शिक्षा कॉमा, महिला शिक्षा कॉमा, संपत्ति में अधिकार, संपत्ति में अधिकार, विधवा पुनर्विवाह, के साथ साथ विभिन्न कुप्रथाओं पर प्रतिबंध के रूप में, विभिन्न कुप्रथाओं पर प्रतिबंध के रूप में। ठीक, यानी कल्याण के रूप में क्या? महिला शिक्षा होना चाहिए। कल्याण के रूप में आप रिजर्वेशन भी लिख सकते हैं, है ना, आरक्षण भी लिख सकते हैं। ठीक है, कल्याण जो होता है वो वेलफेयर जो है वो रिजर्वेशन वेलफेयर का ही पार्ट होता है। ठीक है, तो इसमें रिजर्वेशन की अगर मांग है तो वो भी आंदोलन में अगर मांग है तो उसको भी हम कल्याण के अंतर्गत जोड़ सकते हैं। शिक्षा के लिए जो आंदोलन है वेलफेयर में, यानी शिक्षा के माध्यम से उत्थान करना, विभिन्न कुप्रथाओं को बंद करके, समाप्त करके और उत्थान की दिशा में ले जाना, तो ये सारे जो प्रयास हैं ये कल्याण के अंतर्गत देखे जाते हैं। नेक्स्ट परिस्थिति, स्टेटस, बेहद जरूरी है ना। स्टेटस तो महिलाओं को पहले मिलना चाहिए। स्टेटस यानी इसमें डैश दे करके लिखिए प्रतिष्ठा, गरिमा, प्रतिष्ठा, गरिमा, अधिकार, अधिकार जो पुरुषों के समान है।
अब कुछ लोग ये सोच रही होंगी, विशेष रूप से महिलाएं ये सोच रही होंगी कि पुरुषों के समान, पुरुषों के समान, है ना, सर बार बार बोल रहे हैं पुरुषों के समान, क्यों पुरुषों के समान, उससे ज्यादा क्यों नहीं हो सकता, है ना। तो यहां समानता की बात हो रही है। एक समानता जो असमानता है उसको पाटने में उसके समानता की बात किया जा रहा है। अगर उनसे अधिक हो जाएगा तो कल को पुरुष आंदोलन शुरू हो जाएगा, है ना, फिर वो स्थिति कहां होगी, विपरीत होगी, और फिर पुरुष आंदोलन। तो इसलिए इक्वालिटी चाहिए और इक्विटी भी चाहिए, है ना। हर व्यवस्था में समानता होनी चाहिए, पुरुष और महिला, यानी जो स्टेटस पुरुषों को समाज में प्राप्त है वो स्टेटस महिलाओं के लिए भी होना चाहिए, इसलिए समतुल्य। ठीक, यानी अगर आप देखिए इन पांचों बिंदुओं को देखिए, जिसमें स्वतंत्रता है, पहचान तथा अस्तित्व है, समानता है, कल्याण है, और इसके साथ साथ परिस्थिति है। किसी भी महिला आंदोलन की अगर चर्चा की जाए दुनिया में कहीं भी, ना केवल भारत में, दुनिया में कहीं भी अगर महिला आंदोलन की चर्चा की जाए तो इन विषयों से इतर कोई विषय नहीं है। इसी के इर्द गिर्द सारा आंदोलन घूमता आपको दिखाई पड़ेगा, या है कोई ऐसा, इसके अतिरिक्त कोई विषय है? कितना भी आप प्रयास करेंगे इसके अतिरिक्त नहीं मिलेगा आपको। सारे आंदोलन चाहे वो भारत में हो चाहे वैश्विक स्तर पे हो, आप इन पॉइंट्स को याद रखिए, इन्हीं के इर्द गिर्द अधिकारों की बात करेंगे तो महिला आंदोलन इसी में दिखाई पड़ जाता है, सारे आंदोलन, ठीक है, इसी के समकक्ष घूमते फिरते दिखाई पड़ते हैं। लिखिए आगे पैराग्राफ चेंज करके। आज महिलाओं का आंदोलन उपरोक्त विषयों के साथ साथ 33% आरक्षण जैसे मुद्दों पर देखा जा सकता है। 33% आरक्षण के मुद्दों पर देखा जा सकता है। 33% आरक्षण के मुद्दों तक देखा जा सकता है, जिसमें विभिन्न दलों की तथा संगठनों की महिलाएं, जिसमें विभिन्न दलों तथा संगठनों की महिलाएं इस दिशा में एकजुट प्रयास कर रही हैं, एकजुट प्रयास कर रही हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। ब्रिटिश शासन के दौरान जो आधुनिक पश्चिमी विचारधारा का आगमन हुआ, जो आधुनिक पश्चिमी विचारधारा का आगमन हुआ, उसके कारण किसान, दलित, समाज सुधार, स्वतंत्रता संग्राम जैसे विभिन्न आंदोलन हुए, स्वतंत्रता संग्राम जैसे विभिन्न आंदोलन हुए, परंतु इसकी तुलना में नारीवादी आंदोलन
अत्यधिक कमजोर दिखाई पड़ते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, इस विषय पर प्रसिद्ध इतिहासकार इस विषय पर प्रसिद्ध इतिहासकार रोमिला थापर टिप्पणी करते हुए लिखती हैं या टिप्पणी करती हैं कि इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए, भारत में महिला आंदोलन महिलाएं, भारत में आंदोलन काट दीजिए, भारत में महिलाएं कोई एक वर्ग या श्रेणी नहीं है, कोई एक वर्ग या श्रेणी नहीं है, वे धर्म, जाति, क्षेत्र, व्यवसाय आदि में विभाजित हैं। इसलिए कोई एकीकृत आंदोलन का आधार तैयार नहीं हो पाता। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दीजिए। अब देखिए, विभिन्न आंदोलन भारतीय समाज में होते गए, ब्रिटिश शासन, पश्चिमी मूल्यों का आगमन और उसके बाद विभिन्न महिला आंदोलन होते गए, लेकिन एकीकृत स्वरूप नहीं प्राप्त हो चुका, या कह सकते हैं कि कमजोर रहा। इसके पीछे अगर कारण स्पष्ट किया जाए तो रोमला थापर का ये कथन जो है, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा विश्लेषण प्रस्तुत कर देता है। ठीक, जिन्होंने कहा कि भारत में महिलाएं कोई एक वर्ग नहीं है, बल्कि विभिन्न वर्गों में बटी हुई है। वो किस वर्ग में? कोई महिला व्यवसायी है, तो कोई किसान है, तो कोई जातीय आधार पर अलग है, तो कोई धार्मिक आधार पर अलग है, यानी विभिन्न वर्गों में ये एक वर्ग बटा हुआ है ना। क्लास इन इटसेल्फ, स्वयं में वर्ग है। क्लास इन इटसेल्फ, स्वयं में क्या है? वर्ग की स्थिति इसमें दिखाई पड़ती है। तो इस वजह से कहा जा सकता है कि चूंकि महिलाएं एक वर्ग में ही कई वर्ग में बटी हुई थी, इसलिए कोई एकीकृत महिला आंदोलन प्रभावी नहीं हो सका, और इसलिए कहा जा सकता है कि महिला आंदोलन भारत में कमजोर रहा। ठीक, ये तो महिला आंदोलन है। थोड़ा सा हम लोग अब इसमें संगठन देखें कि किस प्रकार से संगठनों की भूमिका, थोड़ा सा संगठन के बारे में और देख लेते हैं, तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। लिखिए आगे, पैराग्राफ चेंज करके। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। 19वीं शताब्दी बृहद रूप से समाज सुधारों से जुड़ी रही है। इस काल में विभिन्न सामाजिक सुधार
इस काल में विभिन्न सामाजिक सुधार हुए, विभिन्न सामाजिक सुधार हुए और इसी क्रम में महिला संबंधित मुद्दों को भी, महिला संबंधित मुद्दों पर भी बल दिया गया, जिसके कारण विभिन्न महिला संगठन अस्तित्व में आने लगे, विभिन्न महिला संगठन अस्तित्व में आने लगे। प्रारंभ में इन संगठनों का स्वरूप, क्षेत्रीय या स्थानीय था, जो धीरे धीरे राष्ट्रीय तथा अखिल भारतीय स्वरूप धारण करने लगी। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, भारतीय समाज में विभिन्न महिला स्वयं सेवा समूह अस्तित्व में आए, स्वयं सेवा समूह अस्तित्व में आए तथा पुरुषवादी विचारधारा को चुनौती देना प्रारंभ कर दिए। इनकी भागीदारी बहुआयामी, मल्टी डायमेंशनल, रूप में जैसे आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक आदि देखी जा सकती है। जिनमें कुछ महिला संगठन निम्नलिखित हैं, एक एक करके मैं नाम लिखा दे रहा हूं, इसको आप लोग सर्च कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत इनके बारे में देख लीजिएगा कि इन्होंने क्या काम किया। लिखिए, पहला आर्य महिला समाज, दूसरा भारत महिला परिषद, नेक्स्ट महिलाओं का राष्ट्रीय परिषद, नेक्स्ट विमेंस इंडियन एसोसिएशन,
विमेन्स इंडियन एसोसिएशंस। नेक्स्ट, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन। नेक्स्ट, सेवा, SEWA सेवा। नेक्स्ट, सहज। नेक्स्ट, सहज। नेक्स्ट, अखिल भारतीय जनवादी, अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति। नेक्स्ट, भारतीय ग्रामीण महिला संघ। अखिल भारतीय भारतीय ग्रामीण महिला संघ। नेक्स्ट, फिक्की, FICCI फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, या फिक्की महिला संगठन। नेक्स्ट, श्री महिला गृह उद्योग, श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़। नेक्स्ट, संपदा ग्रामीण महिला संस्थान, संपदा ग्रामीण महिला संस्थान। नेक्स्ट, फ्रेंड्स ऑफ वीमेन, फ्रेंड्स ऑफ वीमेन वर्ल्ड बैंकिंग इंडिया, वर्ल्ड बैंकिंग इंडिया। नेक्स्ट, नेक्स्ट, स्वाधीन, स्वाधीन। नेक्स्ट, स्वयं, स्वयं। नेक्स्ट, स्वाभिमान, स्वाभिमान। नेक्स्ट, महिला उत्पीड़न विरोधी मंच, महिला उत्पीड़न विरोधी मंच। हाँ, बस कर रहे हैं, एक दो और है, लिख लीजिए ताकि कुछ भी याद रहेगा आपको। नहीं, कुछ लोग ये कहते हैं कुछ छोड़ दिए, तो लिखाया ही नहीं सर। लिखिए नेक्स्ट, अक्षरा, अक्षरा। नेक्स्ट, मजलिस, मजलिस। नेक्स्ट, भारतीय महिला मजलिस, मजलिस। नेक्स्ट, भारतीय महिला वैज्ञानिक संगठन। नेक्स्ट, कुछ नहीं है। ठीक है, और भी बहुत सारे संगठन हैं जिसको लिख सकते हैं। ये कुछ संगठन है, इनके बारे में आप लोग नेट पे सर्च कर लीजिएगा, जो दो चार इसमें से क्या काम है। तो कौन सा छूट गया है? छूटने वाले पीछे ही रह जाते हैं। एक छूटा था किसी का, लिज्जत पापड़ वाला। अच्छा ठीक है, लिखिए, श्री महिला गृह उद्योग, श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़। ठीक है, तो ये महिला संगठन है। कुछ पुराने स्टूडेंट्स भी दिख रहे हैं अभी जो पढ़ चुके हैं, अरविंद कुमार जी दिख रहे हैं अभी।
जुड़े हैं। हाँ ठीक है, खुश रहिए अरविंद जी। और दिव्या दिख रही हैं, दिव्या भी क्लास ले चुकी हैं। कुछ लोगों का छूटा था बीच बीच में, कुछ लोग चेहरे याद आ रहे हैं, दिख रहे हैं। इन लोगों का क्लास बीच बीच में छूट गया था, कुछ लोग 1-2 क्लास करके किसी जरूरी काम में बाहर चले गए थे, जो इससे भी ज्यादा जरूरी था, है ना, तो उनका छूट गया था। चलिए, यह है महिला आंदोलन, महिला संगठन और महिला से संबंधित जो मुद्दे हैं उनको देख सकते हैं। अब इसके अलावा जो महिला में और बच रहा है, देखिए सोशल जस्टिस में जो चीजें कवर हुई हैं, जैसे संवैधानिक प्रयास, वैधानिक प्रयास और योजना, ये तीनों चीजें आपने जस्टिस में देखा है, ठीक है, लिखे भी हैं। तो अब जब महिलाओं के उत्थान के लिए प्रयास की बात होती है तो ये तीनों प्रयास आप उसमें जोड़ देंगे। लिख लीजिए, सोशल जस्टिस से, वहीं लिख लीजिए, सोशल जस्टिस से उत्थान, महिलाओं के उत्थान के लिए प्रयासों को पढ़ना है या लिखना है, जो भी आपको, क्योंकि बार बार वही चीजें रिपीट करना, ठीक है। तो वहां से संवैधानिक प्रयास, जो संविधान में निहित महिलाओं के अधिकार, मूल कर्तव्य, जो भी चीजें हैं उसको आप देख लेंगे। वैधानिक प्रयास के अंतर्गत जो कानून बनाए गए हैं अब तक में, उसको देख लेंगे। और योजना अंतर्गत जो योजनाएं महिलाओं के साथ जुड़ी हैं उसको देख लेंगे, ठीक, जो आज तक है योजनाएं, योजनाओं को विशेष रूप से जो बहुत फेमस रही है या तो उनको देखिएगा, या जो तत्कालीन अभी जो योजनाएं चल रही हैं उनको देखिए। तो ये योजना और इसके माध्यम से जो प्रयास किए गए हैं ये हो गया। जो इनके साथ फैक्ट हैं, जो आंकड़े हैं दुर्व्यवहार के, वो एनसीआरबी में मैंने बताया था, वहां से आप कवर कर सकते हैं। इसके अलावा आईपीसी सीआरपीसी के आंकड़े भी आप देख सकते हैं, उसमें भी कभी कभी रिपोर्ट आ जाती है, ठीक है, या कहीं पेपर ओपर में छप जाता है, आर्टिकल या मैगजीन कहीं ना कहीं आते रहते हैं, तो उससे पढ़ करके भी आप एक आध दो डेटा जोड़ सकते हैं। फिलहाल एनसीआरबी बहुत है, उतना ही याद नहीं रहेगा आपको ही नहीं, किसी को ही भी नहीं याद रहता है, ठीक है। 2-4 उसमें बहुत याद नहीं होता, तो इसके लिए घबराना नहीं, क्योंकि किसी को याद, बहुत कुछ पढ़ना है आपको, तो 2-4 उसमें से अगर आप एग्जाम्पल में डालते हैं तो बहुत है, ठीक है, सफिशियंट है। एनसीआरबी का नाम ही सफिशियंट है, और उसके तहत अगर 1-2 आंकड़े दे रहे हैं तो बहुत है, पर्याप्त होता है। अब इसके बाद जो बच रहा है वो उपाय है। उपाय कौन सा? यानी जो स्वयं से बताना है आपको। तो जस्टिस में उपाय जो स्वयं से है वो भी बताया गया होगा, सर ने बताया होगा आपको कि आपको क्या, यानी ये सारे प्रयास तो हो गए, लेकिन इन प्रयासों के बावजूद अभी भी महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए कौन से प्रयास किए जा सकते हैं, तो आपके अपने विचार क्या हैं, ठीक है, उसको आपको जोड़ना है। तो अपने अपने विचार को जोड़िए, खूब दिमाग को दौड़ाइए कि इतना होने के बावजूद और क्या हो सकता है, कैसे महिलाओं की स्थिति सुधर सकती है। एक प्रयास मैं बताता था क्लास में, उसको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने अभी यूज किया है, जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें कुछ चीजों को जोड़ा है जो सबके लिए है, उसमें महिला भी शामिल है, ठीक, जो डिप्लोमा की बात कर रहा है, ठीक है। इसमें क्या किया गया है, डिप्लोमा देने की जो बात की गई है, यानी डिग्री के साथ साथ डिप्लोमा। तो ये चीजें मैं बताता था क्लास में, और कहीं ना कहीं नई शिक्षा नीति में आ गई है, ठीक। तो ये प्रयास हो सकता है कि महिलाओं के पास डिप्लोमा होगा, उनको वित्तीय संस्थाओं से जोड़ दिया जाए, वो भी किया गया है, ठीक है। नई शिक्षा नीति जो आई है इसमें ये व्यवस्था है कि डिप्लोमा और उसको वित्तीय संस्थाओं यानी बैंकों के साथ जोड़ दिया गया, उस पर ऋण मिलेगा और फिर वो आर्थिक रूप से सशक्त होंगी। जब आर्थिक रूप से सशक्त होंगी तो पारिवारिक जो मानसिकता है और सामाजिक मानसिकता, वो कहीं ना कहीं महिलाओं को लेकर के जो कमजोर है वो मजबूत होगी, कि यानी पढ़ाएं भी महिलाओं को, उसके बाद फिर क्या करें, पैसा यहाँ भी खर्चा करें, फिर दहेज भी दें, तो इससे बढ़िया क्या है, पढ़ाओ नहीं, दहेज ही दे दो। तो कहीं ना कहीं जो अर्थव्यवस्था है वो कई सारी कमजोरियों को दिखाने का काम करती है। अर्थव्यवस्था मजबूत होगा तो कमजोरी कई सारी अपने आप खत्म हो जाएंगी। सेल्फ डिफेंस की बात है तो भी स्कूल स्तर पर कहीं ना कहीं मार्शल आर्ट या कराटे जैसी व्यवस्था की जाए, है ना, सेल्फ डिफेंस के लिए, तो वो भी अब धीरे धीरे हो रहा है। यही सारी चीजें हैं। बाकी जो और चीजें हैं सरकार द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं, उसको सरकार न समझ करके बल्कि व्यक्ति और समाज स्वयं
एक उत्तरदायित्व समझ करके उसको लागू करने का काम करे तो सारी चीजें संभव है। ठीक है, बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं, सब कुछ संभव है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक ये था महिला। याद रखिएगा, फिर मैं बता रहा हूं, महिला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिवर्ष एक क्वेश्चन इससे जरूर पूछा जाता है। जिन्होंने भी लास्ट ईयर क्वेश्चन एनालिसिस किया होगा उनको समझ में आ रहा होगा या देखे होंगे, प्रतिवर्ष एक क्वेश्चन यहां से जरूर पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए इसको हर एंगल से पढ़ने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए। नेक्स्ट टॉपिक आपका नगरीकरण या शहरीकरण या अर्बेनाइजेशन। नगरीकरण, शहरीकरण या अर्बेनाइजेशन, ठीक, सब एक ही है। एक दिव्या दीक्षित आपका क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है कि महिला वाले टॉपिक में पुरुषों के लिए पॉजिटिव पॉइंट कैसे लिखें। ठीक है, पुरुषों को उसमें पॉजिटिविटी में कैसे दिखाएं, तो आप सुधारवादी युग से ही दिखा सकते हैं। राजा राम मोहन राय जिन्होंने समाज सुधार का काम किया वहीं से ही शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जिनको ऐतिहासिक रूप में गांधी जी को भी दिखा सकते हैं, तो ये ऐतिहासिक जो हो जाएगा। और वर्तमान में भी आप देखेंगे कि पुरुषों की भूमिका किस प्रकार से, तो महिला संगठन के अंतर्गत या आंदोलन में उनकी भागीदारी के रूप में, और लोगों की मानसिकता यानी पुरुष जो प्रधानता है परिवार में जहां है, वो आज अपने परिवार में लड़कियों को या महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ठीक है, कोई महापुरुष इस तरीके से तो नहीं दिख रहा है क्योंकि बहुत सारे लगभग हैं, लेकिन जहां भी ऐसा कोई समस्या दिखाई पड़ता तो वहां कोई ना कोई संगठन के माध्यम से कोई ना कोई जरूर सामने आ जाता है। तो ऐसे आप दिखाएंगे कि जो प्राचीन अवस्था रही है, पुरानी ऐतिहासिक दृष्टि से हम देख सकते हैं कि विभिन्न नाम आपको मिल जाएंगे, और वर्तमान में देखा जाए तो बहुत सारे लोग महिलाओं को प्रेरित करने का काम कर रहे हैं। हाँ, संदीप राज, बहुविवाह क्या है? ठीक है, ये समझ नहीं पाए बहुविवाह क्या है। संदीप जी, बहुविवाह मतलब, बहु मतलब बहुत सारे, विवाह मतलब विवाह, जो बहुत सारे विवाह कर ले वो क्या है? बहुविवाह है। ठीक है, इसको भारतीय समाज में विशेष रूप से हिंदू धर्म के अंतर्गत मान्यता नहीं प्राप्त है। ठीक है, हिंदू धर्म में इसकी मान्यता नहीं है। आप जो ये हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1955-56 जो आप पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बहुविवाह क्या है, उससे संबंधित प्रावधान क्या है। ठीक है, कुछ आप देखेंगे इसे, बहुविवाह सारे टॉपिक पढ़ाएंगे, जनसंख्या गरीबी भी पढ़ाएंगे, लेकिन घबराइए मत। जो मैंने सिलेबस लिखा है जरूरी नहीं कि उसी क्रम में पढ़ाऊंगा। ठीक है, वो सिलेबस है आपका। ठीक है, अब जो क्वेश्चन है आप लोग हमको भेज दीजिएगा। ठीक, हिंदू विवाह अधिनियम पढ़िए, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम पढ़िए, और जो हिंदू कोड बिल आया था उसको पढ़िए, तो बहुत सारी चीजें आपको इससे क्लियर हो जाएंगी। जो नहीं समझ में आएगा आप क्वेश्चन पर्सनली मुझसे कर सकते हैं। यहाँ समय थोड़ा सा ध्यान में रखिए क्योंकि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आते रहते हैं, तो उतना क्वेश्चन बताने में ही समय निकल जाएगा। चलिए, शहरीकरण, नगरीकरण, और इंग्लिश में बोलते हैं अर्बेनाइजेशन। ठीक है, देखिए, नगरीकरण, शहरीकरण, हम लोग जब करण बुक पढ़ते हैं तो हम लोग को बहुत सारे वर्ड मिल जाते हैं संयुक्त रूप से। उसमें एक वर्ड होता है करण। बहुत लोग बड़े खुश होकर के अपने बच्चों का नाम भी रख देते हैं करण। ठीक है, नगरीकरण, जो ना होता है उसको ना के रूप में उच्चारण भी कर लेते हैं। तो करण और करण, ठीक है, करण अर्जुन आएंगे। तो जो करण होता है, और एक वाद,
ये सब हम लोग अक्सर पढ़ते रहते हैं, किसी भी शब्द के साथ जुड़ जाता है। ठीक, करण क्या है? एक प्रक्रिया होती है। ठीक है, करण एक प्रक्रिया होती है जिसके साथ जुड़ जाए, जिस भी शब्द के साथ जुड़ जाए तो उसका मतलब क्या है? एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया, एक प्रक्रिया में उसको हम लोग ढाल देते हैं। करण का मतलब एक प्रक्रिया। प्रक्रिया किस रूप में? मान लीजिए इसके सामने नगरी लग गया, नगरी और प्लस करण, तो नगरीकरण यानी नगर के रूप में वो प्रक्रिया देखी जाएगी, किस जो भी व्यवस्था होगी। ठीक है, आधुनिकीकरण, इसके सामने आधुनिक लग जाए, आधुनिकीकरण, तो वो प्रक्रिया किस में जा रही है? आधुनिक अवस्था की ओर। नगर लग गया तो नगर की अवस्था की ओर वो जा रहा है। ठीक है, उसका जो प्रोसेस चल रहा है वो किधर जा रहा है? नगर की अवस्था में, यानी कि उस ओर जाने का जो काम होता है वो करण होता है। ठीक, तो किसी भी शब्द के साथ अगर करण लग गया तो वो क्या होता है? उस प्रक्रिया में जाने की बात कह रहा है। नगरीकरण यानी नगर की प्रक्रिया में, नगर की ओर जाने की बात कर रहा है, उसके उसमें बदलाव की बात कर रहा है, कि यानी उस रूप में परिवर्तित होने की बात कर रहा है। अब नगरीकरण को जब परिभाषित करते हैं तो अपने अपना परिभाषा है सबका। कोई कहता है कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, आप लोग भी कुछ ना कुछ कहते ही होंगे, कुछ ना कुछ समझते होंगे नगरीकरण क्या है, शहरीकरण क्या है। कुछ लोग बोलते हैं कि व्यक्ति का शहरी हो जाना, कोई व्यक्ति है उसका, यानी गांव से व्यक्ति गया और शहर के शहरी बन के चला आया, शहरी बाबू बन के चला आया, तो क्या है? नगरीकरण है, बिल्कुल है। उस व्यक्ति का क्या हो रहा है? नगरीकरण। ऐसे किसी स्थान का नगरीकरण, गांव परिवर्तित हो गया किसमें? शहर के रूप में, तो उस स्थान का नगरीकरण है। ठीक है, व्यवस्थाओं का नगरीकरण, तो हर वो व्यवस्था यानी सामान्य रूप से जिसका परिवर्तन नगर के रूप में हो जाए वो क्या है? नगरीकरण है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ सामान्य परिभाषाएं होती हैं जिसको हम लोग नगरीकरण के रूप में देखते हैं, नगरीकरण के रूप में परिभाषित करते हैं। वो क्या है? कुछ विद्वान हैं जिन्होंने अपनी अपनी परिभाषा दी है। उसी में एक है नासिया ग्याबाह, जिन्होंने ग्रामीण से शहरी समाज में बदलने की स्थिति को, यानी ग्रामीण समाज का शहरी समाज में परिवर्तन होना ही नगरीकरण है। ये मानते हैं कि अगर ग्रामीण समाज शहरी समाज में परिवर्तित हो रहा है तो ये क्या है? नगरीकरण है। ठीक इसी प्रकार गुडेन है, उनका भी अपना विचार है। ये मानते हैं कि बड़ी संख्या में लोगों का ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर जाना या प्रवसन करना, प्रवास करना, ये क्या है? नगरीकरण है। यानी एक ऐसी आबादी जो बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में जाती है, प्रवास कर जाती है, तो वो जो प्रक्रिया है, ठीक है, वो प्रक्रिया क्या है? नगरीकरण या शहरीकरण है। ठीक, ऐसे ही और सारे विद्वान हैं जिन्होंने अपनी अपनी परिभाषा दी है। अब इन सबको अगर मिला लिया जाए, इन सबको अगर मिला लिया जाए तो अपनी एक परिभाषा हो सकती है, सामान्य जन लोगों की परिभाषा हो सकती है। वो क्या है? लिखिए, लिखिए। जनसंख्या का, जनसंख्या का ग्रामीण क्षेत्रों से जनसंख्या का ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में जाना या शहरी क्षेत्रों में जाना या नगरीय सुविधाओं का या नगरीय सुविधाओं का ग्रामीण क्षेत्रों में विकास करना, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास करना नगरीकरण कहा जा सकता है। मुख्यतः देखा जाता है कि बढ़ती हुई आबादी
या जनसंख्या का बढ़ती हुई आबादी या जनसंख्या का साउंड इको हो रहा है विशाल, क्या सबको इको आ रहा है? साउंड में इको आ रहा है आप सभी को? नहीं विशाल जी, आप अपना सिस्टम चेक करिए, किसी को नहीं आ रहा है। ठीक है। मुख्यतः देखा जाता है कि बढ़ती हुई जनसंख्या का या आबादी का एक बड़ा भाग, बढ़ती हुई आबादी का एक बड़ा भाग ग्रामीण क्षेत्रों में रहने के बजाय शहरी क्षेत्रों में प्रवसित कर जाता है, कर जाता है या करने लगता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। विभिन्न विद्वानों ने भी नगरीकरण पर अपने विचार प्रस्तुत किए। विभिन्न विद्वानों ने भी नगरीकरण पर अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। लिखिए। नासिया ग्याबाह नगरीकरण को परिभाषित नगरीकरण को परिभाषित करते हुए लिखते हैं कि ग्रामीण समाज से शहरी समाज में बदलने के ग्रामीण समाज से शहरी समाज में बदलने के रूप को शहरीकरण कहते हैं। गुडेन, नेक्स्ट लिखिए। गुडेन के अनुसार कॉमा दे करके इनवर्टेड कॉमा में लिखिए, बड़ी संख्या में लोगों का ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में प्रवसन शहरीकरण है। ठीक, ये तो कुछ परिभाषाएं हैं। अब अगर स्थिति देखें शहरों की, तो भारतीय समाज में जो शहरों की स्थिति है वो कोई नवीन अवधारणा नहीं है, बल्कि लगभग 3000 ईसा पूर्व अगर हम लोग देखें तो भारत में शहरों का निर्माण होना प्रारंभ हो चुका था, जो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा जैसी सभ्यताओं के अंतर्गत दिखाई पड़ता है। ठीक है, आप मोहनजोदड़ो की जब सभ्यता देखते हैं, हड़प्पा संस्कृति को देखते हैं, तो वो शहरी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो नगरीय सभ्यता कहीं ना कहीं 3000 ईसा पूर्व से ही स्टार्ट हो गई है। तो भारतीय समाज में जब हम
शहरीकरण की चर्चा करते हैं या नगरीकरण की चर्चा, तो आज की ये नवीन अवस्था नहीं है, कोई आज का की अवधारणा नहीं है कि आज प्रारंभ हुआ है या 150 साल पहले प्रारंभ हुआ है, ऐसा नहीं है। शहरीकरण 3000 ईसा पूर्व की व्यवस्था रही है और उसमें हम नगरीय सभ्यताओं को देख सकते हैं। तब ये प्रारंभिक अवस्था या प्रथम चरण है भारतीय समाज में, जहां तक ज्ञात नगरीकरण के बारे में ज्ञात अवधारणाएं हैं, तो ज्ञात अवधारणाओं में ये पहली अवधारणा रही है या पहला चरण कहा जा सकता है कि जब हम शहरीकरण को भारतीय समाज में देख सकते हैं। दूसरा चरण उसके बाद प्रारंभ होता है कि जब बुद्ध का या महावीर का काल था, ऐसी अवस्था में नगरों की स्थापना देखी जा सकती है। इसके बाद देखा गया कि जब मध्य भारत आया, तो मध्य भारत में मध्य युग में, और मध्य युग के बाद अगर देखा जाए तो जब ब्रिटिशर्स आए, यानी आधुनिक शहरीकरण का निर्माण ब्रिटिश शासन के अंतर्गत देखा जाता है। और यह प्रक्रिया लगातार बढ़ती चली गई जो आज तक देखी जा रही है। इसमें बहुत सारे परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। इसमें नगरों की जो स्थापना है, कहीं धार्मिक नगर है, कहीं ऐतिहासिक नगर है, और कहीं धार्मिक नगर है, तो कहीं औद्योगिक नगर है। ठीक है, नगरों का अस्तित्व भी क्या है, अलग अलग है। कहीं ऐतिहासिक नगर है जो इतिहास के रूप में फेमस है, ठीक, ऐतिहासिक आधार पर जुड़ा हुआ है। तो कहीं धार्मिक नगरी है जो धर्मों के नाम पर जुड़ा हुआ है। तो वहीं कहीं औद्योगिक नगर है जो उद्योगों के साथ जुड़े हुए हैं, उद्योगों के आगमन के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये सारी चीजें, कहीं आर्थिक नगरी है तो कहीं सांस्कृतिक नगर है। ऐसे पहचान वाले नगर, कहीं पर्यटन के लिए नगर है जहां पर्यटन के लिए लोग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था के साथ इन नगरों का जुड़ाव देखा जा सकता है। ठीक है, कोई शैक्षिक नगर है। तो इस प्रकार से नगरों की स्थिति भारत में दिखाई पड़ती है और ये स्थितियां चलती चली आ रही थी। पहली बार जनगणना के अंतर्गत जब नगरीकरण को परिभाषित किया गया, यानी जनसंख्या के साथ नगरीकरण को जब जोड़ा गया, तो उसमें क्या हुआ कि 1950-51 तक लगभग जो जनगणना में इसकी परिभाषा नगरीकरण की होती थी, वो समान रूप से ऐसे ही होती थी कि जहां कुछ आधार या कुछ परिभाषाएं उसमें शामिल करके और उसी आधार पर दे देते थे। वो परिभाषाएं क्या थी कि समान रूप से जहां भीड़ भाड़ हो, जहां औद्योगिक इकाइयां हो या ऐसी व्यवस्थाएं हो जहां पे आवागमन के संसाधन थोड़ा बहुत विकसित हो, तो ये सारी चीजें उसमें जुड़ी, तो नगर के रूप में उसको परिभाषित कर देते थे। लेकिन 1950-51 तक ये व्यवस्थाएं रही। जब जनगणना के साथ इसको जोड़ा गया तो इसमें कुछ परिवर्तन किया गया और परिवर्तन करके नगरों के लिए कुछ परिभाषा सुनिश्चित कर दी गई। परिभाषा जो सुनिश्चित की गई, तो उसमें नगरों या कस्बों की जो पहचान थी वो भी सुनिश्चित होने लगी। वो परिभाषा क्या थी? परिभाषा कुछ इस रूप में थी कि कम से कम 5000 की आबादी हो। ऐसा स्थान नगर कहलाएगा कि जहां कम से कम 5000 की आबादी हो। 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का जनघनत्व हो। डेंसिटी जो हो वो 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का होना चाहिए। इसके साथ साथ जो वहां की 75% आबादी है, ठीक है, 75% आबादी गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो, यानी कृषिगत कार्यों से इतर होकर के अपना व्यवसाय या जीविका चलाने का काम करते हो। और साथ ही साथ जो शहरी इकाइयां हैं उनका अभाव, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, ऐसी इकाइयों का वहां पर अभाव हो। तो अगर शहर की परिभाषा करेंगे तो अभाव नहीं, बल्कि वहां पर नगरीय इकाइयां स्थित हो। और अगर ग्रामीण परिभाषा करेंगे तब अभाव होगा। तो वहां पर नगरीय इकाइयों का होना पाया जाता हो। तो ये 4 मानक निर्धारित किए गए। एक बार फिर से सुन लीजिए, 5000, कम से कम 5000 व्यक्ति वहां पर हो या 5000 की आबादी हो। दूसरा, 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का जनघनत्व हो। तीसरा, कम से कम 75% वहां पर जो आबादी, और वो आबादी कौन सी? कार्यशील, जो कार्य करने वाले हैं।
यानी टोटल आबादी का, जो आश्रित है वो नहीं, बच्चे और बूढ़े ये सब नहीं, कार्यशील आबादी जो काम करने वाले हैं, उन कार्यशील आबादी का 75% गैर कृषिगत कार्यों में संलग्न हो, यानी कृषिगत कार्य में ना हो बल्कि उससे इतर कार्य करते हो, और साथ ही साथ नगरीय इकाइयों का वहां पर होना पाया जाए। तो ये परिभाषा सुनिश्चित किया गया, और इस प्रकार देखा गया कि लगभग 1961 में जब जनगणना हुई इस आधार पर, तो लगभग 812 ऐसे क्षेत्र थे जो नगर के दायरे में आते थे, कस्बों के दायरे में आते थे, उनको बाहर कर दिया गया, नगर और कस्बे के दायरे से उनको बाहर कर दिया गया, यानी ग्रामीण परिभाषा में वो थे, वो इस परिभाषा या मानक को पूरा नहीं कर रहे थे। ठीक, लिखिए आगे, थोड़ा सा लिख लीजिए। सीधा सीधा ऐसे लिख लीजिए, मैं बता दे रहा हूं आपको। नगरों या कस्बों की पहचान हेतु जनगणना नगरों तथा कस्बों की पहचान हेतु जनगणना में निम्नलिखित मानक सुनिश्चित किया गया। निम्नलिखित मानक सुनिश्चित किया गया। पहला, कम से कम 5000, पहला कम से कम 5000 की जनसंख्या दूसरा, 400 व्यक्ति, देखिए क्वेश्चन घुमा भी सकता है, जैसे मान लीजिए यहीं से पीटी में क्वेश्चन बना दिया, नगर के पहचान या नगरों की पहचान के लिए जनगणना द्वारा मानक निर्धारित किया गया है, सुनिश्चित किया गया है। ऑप्शन दे दिया, पहला कम से कम 5000 की आबादी, आप देखेंगे खुश हो जाएंगे, बिल्कुल सही कह रहा है। ठीक, दूसरा लगभग 75% कार्यशील व्यक्तियों का गैर कृषिगत क्षेत्रों में संलग्नता, दूसरा पॉइंट भी, और खुशी आई चेहरे पर, मुस्कुराहट आई। तीसरा दे दिया, कम से कम 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग मील की आबादी, तो सॉरी जनघनत्व, कम से कम 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग मील की का जनघनत्व। अब आप सोचेंगे सर तो बताए थे 400 व्यक्ति, ठीक है, तो 400 व्यक्ति क्या है, प्रति वर्ग किलोमीटर है, मील नहीं है, और यहां बात किसकी हो रही है, 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग मील। तो थोड़ा सा इन सारी चीजों को ऐसे ही यूपीएससी थोड़ा सा घुमा देगा। तीसरे में आप, दो में तो चेहरे पे मुस्कुराहट आई, और तीसरे में क्या हुआ, मुस्कुराहट फिर चली गई। अब उसको ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं कि कहां से फिर से लाए मुस्कुराहट, तो मुस्कुराहट ऐसे आएगी कि जब थोड़ा सा आप डीप पढ़ेंगे। ठीक है, लिखिए 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का जनघनत्व नेक्स्ट, शहरी इकाइयों का होना, शहरी इकाइयों का होना जैसे संचार, यातायात, बिजली, पानी, सड़क, नगरीय, नगर परिषद, निगम, ये सब जो भी है इसमें से कोई इकाई हो। और नेक्स्ट लिखिए, कार्यशील आबादी का 75% गैर कृषिगत कार्यों में संलग्न होना। कार्यशील आबादी का 75% गैर कृषिगत कार्यों में संलग्न होना।
ठीक, अगर ये पहचान है तो उसको नगर के अंतर्गत, कस्बे के अंतर्गत दर्जा दे दिया जाता है। कहीं ना कहीं नगरीय इकाइयों का मानक पूरा करती हैं। अब फिर समस्या है, अब जब ये हुआ तो 61 की जनगणना में 812 ऐसे क्षेत्र थे जो ये मानक ही नहीं पूरा कर पा रहे थे, उनको हटा करके बाहर कर दिया गया, ग्रामीण क्षेत्र में शामिल कर दिया गया। लेकिन फिर इसमें कहीं ना कहीं एक चीजों, अगर एक हल निकलता है तो फिर दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है। फिर समस्या का क्या खड़ी हुई कि अगर 5,000 की आबादी है और 50,000 की आबादी है, 1 लाख की आबादी है, 10 लाख की आबादी है, और उसके बाद करोड़ों की आबादी वाले नगर होने लगे, तो अब करोड़ की आबादी, 10 लाख की आबादी वाले जो क्षेत्र, उनको भी नगर अगर हम कहेंगे, तो 5,000 की आबादी वाले अगर मानक पूरा कर रहे हैं तो उनको भी नगर कहेंगे। समस्या दूसरी कि अब नगरों को कैसे समझा जाए, तब बड़े नगर, छोटे नगर के रूप में इनको परिभाषित किया जाने लगा। फिर हुआ क्या कि 2001 की जनगणना में कुछ मानक निर्धारित किए गए और जिसमें नगरों को श्रेणी में बांट दिया गया। नगरों को क्या किया गया? श्रेणी में बांट दिया गया। लिखिए, वर्ष 2001 की जनगणना में नगरों को श्रेणियों में विभाजित कर दिया गया। नगरों को श्रेणियों में विभाजित कर दिया गया। एक चार्ट बना लीजिए। एक तरफ लिख लीजिए नगर श्रेणी और दूसरी तरफ जनसंख्या। दूसरी तरफ जनसंख्या, नगर श्रेणी और दूसरी तरफ जनसंख्या। श्रेणी में पहली श्रेणी से लेकर के और 6 तक लिख लीजिए, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और छठा। 6 श्रेणी में इसको बांट लीजिए। अब पहला जो श्रेणी है उसमें लिखिए, इसके सामने आबादी कितनी होनी चाहिए? 1 लाख या इससे अधिक। 1 लाख या इससे अधिक। ठीक, 1 लाख या उससे अधिक। तो पहली श्रेणी नगरों की जो है वो क्या है? 1 लाख की आबादी कम से कम होनी चाहिए या उससे अधिक की आबादी। दूसरा कितना? अब 1 लाख देखिए, अगर 1 लाख पहुंच रहा है तो क्या है? पहली श्रेणी में। तो दूसरी श्रेणी में इससे कम होगा, वो कितना होगा? 50,000 से 99,999। ठीक, लिखने को लिख देते हैं लोग 50 से 1 लाख। तो 1 लाख क्या है? यानी एक व्यक्ति भी शामिल हो गया 1 लाख में तो कहां पहुंच गया? फर्स्ट में। यानी एक व्यक्ति क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, तो सेकंड में रहेगा। द्वितीय श्रेणी में रहने के लिए उसको 1 की आबादी कम चाहिए। ठीक है। तीसरा क्या है? 20,000 से 49,999। ठीक, 20,000 से 49,999। ठीक, तीसरे में क्या है? 10,000 से
19,999। ठीक। चौथे में क्या है? पांचवे में 5,000 से 9,000। आप लोग सोच रहे होंगे ये दशहरे का ऑफर चल रहा है, दिवाली का। 9,999 है ना, 49,999, 19,999। ये सर ऑफर चला रहे हैं, एकदम सही समय ये टॉपिक चल रहा है। ऑफर भी फील हो रहा है और पढ़ाई भी हो रही है। ठीक। और इसके बाद 5,000 की आबादी, 5,000 की आबादी और इससे कम। इससे क्या होगा? 5,000 से कम, 5,000 या 5,000 से कम, ये छठी श्रेणी में हो जाएंगे। ठीक। अब देखिए, सामान्य बोलचाल में जो हम लोग बात करते हैं, तो ये जो है, ये क्या है? नगर है। जो 1 लाख या उससे अधिक आबादी है, सामान्य बोलचाल में। क्या हुआ? वीडियो आवाज नहीं आ रही क्या? कुछ लोग हैं। ठीक है, वीडियो भी आ रहा है ना? मैं भी दिख रहा हूं। ओके, सब कुछ ओके। आप लोग थोड़ा पहले अपना चेक कर लीजिए, अपना सिस्टम एक बार चेक कर लिया करिए। आप तो डरा देते हैं हमको। ठीक है, एक बार पहले अपना सिस्टम चेक कर लिया करिए। ठीक है। तो जो ये प्रथम श्रेणी के जो नगर हैं, ठीक है, सामान्य बोलचाल में हम लोग इसी को नगर कहते हैं, कि जो नगर है, जो शहर है। और जो कस्बा हम लोग बोलते रहते हैं, ये सब क्या है? और जो कस्बा हम लोग बोलते रहते हैं, ये सब क्या है? कस्बा, जिनको हम कहते हैं छोटे शहर या कस्बा। ये बोलचाल की भाषा में जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं, जैसे बोलते हैं ना छोटे शहर या फिर कस्बा। तो कस्बा ये है, यहां से लेकर के और यहां तक की आबादी वाले जो नगर होते हैं। और 5,000 से कम अगर है तो ये ग्रामीण क्षेत्र हो गया, मानक ही नहीं पूरा कर रहा है, सबसे निचले स्तर का शहर या फिर ग्रामीण क्षेत्र कहते हैं। तो ये नगरों की श्रेणी है, ये नगरों की श्रेणी है। ठीक है, जिनको हम लोग बांट कर देखते हैं। और ये बांटा गया कब? 2001 की जनगणना में। ठीक है, जिसमें श्रेणीबद्ध। अब ये क्यों किया गया? क्योंकि शहर का विकास जो रहा, भारत सरकार द्वारा जो शहरों की विकास की बात की गई, तो शहरों की विकास में पता चलता था, योजना बनती थी शहरों के लिए। अब कोई छोटा शहर है, बड़ा शहर है, सबके लिए योजनाएं। तो इससे अब क्या है कि किस श्रेणी के नगर के लिए क्या योजना बनाई जाए, वहां किस सुविधा को पहुंचाया जाए, किसकी आवश्यकता है, तो ये आसान हो गया। ठीक। अब कुछ लोगों के मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि 1 लाख या उससे अधिक नगर है, आबादी है, तो प्रथम श्रेणी का नगर हो गया। तो कहीं 10 लाख की भी आबादी है, तो क्या 1 लाख से 10 लाख में वही हम प्रथम श्रेणी का नगर रखेंगे? उससे अधिक जितना भी हो प्रथम श्रेणी में ही है, लेकिन इनका नाम परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तब वहां क्या होता है कि 10 लाख की आबादी वाले जो नगर, यानी 10 लाख से ऊपर जो होते हैं, उनको हम लोग महानगर बोलते हैं। ठीक। और जो 1 करोड़ के ऊपर हो जाती है उसको मेगा नगर बोलते हैं। ठीक, अभी हम सब लिखाएंगे। ठीक, आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आए उससे पहले हम बता दे रहे हैं। चलिए लिखिए, आगे लिख लीजिए। नोट, एक नोट करके लिख लीजिए। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों को, नहीं प्रकाश सर हमारे बगल में नहीं है। ठीक, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों को महानगर कहा जाता है।
ये पहला। और दूसरा लिख लीजिए, 1 करोड़ या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगरों को 1 करोड़ या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगरों को मेगा नगर कहा जाता है। अब मेगा नगर 1 करोड़, 2011 की जनगणना का प्रयोग जब हम लोग करते हैं, देखिए वर्तमान में तो कई, हमको लग रहा है कि 8-9 मेगा नगर हो चुके हैं, ठीक है, जितना डेटा मिलते हैं। लेकिन आप किसी इधर उधर पे मत जाइएगा, सीधे जनगणना का प्रयोग करिए, वो भले 10 साल पुराना हो, ठीक है, 10 साल वो पुराना हो, लेकिन आप क्या करेंगे, उसी का प्रयोग करेंगे, ऑथेंटिक होता है। 2011 में 21 में फिर आ जाएगा। तो 2011 की जनगणना के हिसाब से जब हम लोग देखते हैं, तो जो मेगा नगर है उसकी संख्या कितनी होगी, गेस करिए। ठीक है, इंद्रजीत, लोकेश ये सब बता रहे हैं 3 से 4, ठीक, 4-5, मेघा, सुजीत 4, ऐसे सब लोग बता रहे हैं 3-4 3-4। हाँ, अमन कुमार 3 बता रहे हैं, एग्जैक्टली 3 इनका, 3-4 में नहीं है, या 5-2-4 में नहीं है कि एक तो सही ही हो जाएगा। 3 बताएंगे, 4 बताएंगे, 5 बताएंगे तो एक तो सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, जितने लोग 3 जिसको समझ रहे हैं वो सही है, 3 वाले जो है वो सही है। 2011 की जनगणना के हिसाब से जो मेगा नगर की संख्या है वो 3 है। वो कौन कौन से हैं? दिल्ली है, ठीक, दूसरा महाराष्ट्र यानी मुंबई, ठीक, और तीसरा, हाँ, तीसरा, हाँ, कोलकाता, ठीक, ठीक है, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता लिख लीजिए, ब्रैकेट में लिख लीजिए, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 यानी 2011 के जनगणना के अनुसार, ठीक। और जो महानगर है उनकी आबादी उनकी संख्या कितनी है? 53, लिख लीजिए 53, उसके सामने लिख लीजिए 53। यहां तक तो अब बेसिक कॉन्सेप्ट था, यहां तक क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट। अब क्वेश्चन यहां से नहीं पूछा जाता, जितना अभी तक आपने देखा बहुत ज्यादा क्वेश्चन, इसको आप बेस में अपने कहीं ना कहीं जोड़ सकते हैं, आंसर आपका और अच्छा हो सकता है, परफेक्ट हो सकता है। जब आपको जानकारी रहती है तो आप कोरिलेट करते हैं तो आंसर बहुत ही परफेक्ट होने लगा, यानी दिखाई पड़ने लगता है कि आपको गुड नॉलेज है इसके बारे में। लेकिन हर जगह नहीं यूज करना है, वहां यूज करना है जहां इसकी जरूरत होगी। क्वेश्चन कहां से, अब इसके आगे का जो पोर्शन है क्वेश्चन यहां से बनता है। क्वेश्चन क्या होते हैं, यहां से बनते हैं कि जनसंख्या क्यों बढ़ी, नगरीय जनसंख्या बढ़ी आखिर क्यों, और बढ़ी तो उसके पीछे कारण क्या है, और कारण है जो, और उससे जनसंख्या बढ़ती है तो उससे समस्याएं क्या उत्पन्न होती हैं, और समस्याएं उत्पन्न होती हैं तो उसका भारतीय समाज पर प्रभाव क्या पड़ता है। तो क्वेश्चन जो बनता है यूपीएससी में वो यहां से बनता है कि आखिर जनसंख्या वृद्धि का कारण क्या है, कौन सी जनसंख्या, शहरी, ठीक, यानी नगरीकरण के बढ़ावे या वृद्धि का कारण क्या है, उसमें जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है शहरीकरण के कारण, जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है वो समस्याएं क्या है, और उन समस्याओं का या शहरीकरण का भारतीय समाज पर प्रभाव किस रूप में दिखाई पड़ता है। तो यहां से जो है यूपीएससी क्वेश्चन उठाती है। लिखिए, थोड़ा सा लिख लीजिए एक पैराग्राफ। वर्ष 2011 की जनगणना, पैराग्राफ चेंज करके, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार नगरों की जनसंख्या यानी नगरों की जनसंख्या का मतलब नगर में रहने वाले लोगों की जनसंख्या है ना, ये मत समझ लीजिए कि नगर जो है उसकी जनसंख्या, ठीक, नगर में रहने वाले लोगों की जनसंख्या, नगरीय आबादी।
31.2%, 31.2%, 31.2% हो गई। ठीक, यानी 31.2% आबादी जो है, ये 1951 में जब देश आजाद होता है तो उस समय 17.29% थी। 17% से बढ़ करके और 70 साल में पहुंच गई कहां तक? 31.2, लगभग दुगना। तो कुछ ना कुछ कारण तो इसके पीछे रहा ही होगा। वो कारण क्या हो सकता है, लिखिए आगे। आजादी के पश्चात नगरीय जनसंख्या बढ़ने का सबसे बड़ा कारण जनसंख्या में होने वाली तीव्र वृद्धि, जनसंख्या में होने वाली तीव्र वृद्धि कौमा गांव से नगर की ओर प्रवसन, गांव से नगर की ओर प्रवसन, कौमा नगर केंद्रित औद्योगिकरण के साथ साथ गांव के विकास की पूरी तरह उपेक्षा रही है। गांवों के विकास की पूरी तरह अपेक्षा मत लिखिएगा, उपेक्षा, निग्लेक्ट, उपेक्षा रही है। ठीक, यानी आजादी के बाद अगर स्थिति देखा तो सबसे पहला कारण इसमें क्या है? जनसंख्या की तीव्र वृद्धि दर। जनसंख्या में हम लोग आएंगे तब देखेंगे कैसे जनसंख्या वृद्धि हुई है। विस्फोटक काल क्या है, ठीक है, और विस्फोटक काल जब देखते हैं तो आजादी के बाद ही है जनसंख्या विस्फोट। ठीक, तो जनसंख्या की तीव्र वृद्धि, और तीव्र वृद्धि जब होती है ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में तो कहीं ना कहीं व्यक्ति आवास और रोजगार को ढूंढने का काम करता है। तो गांव में क्या है, जो जोत के आकार हैं वो कम होंगे, उत्पादन क्षमता कम होगी, तो लोग क्या करेंगे? व्यवसाय के लिए शहरों की ओर प्रवसन करेंगे। ठीक, प्रवसन करेंगे, एक तो ये। दूसरा कारण, शहरों में जो मूल्य है उसकी, यानी कि अगर कहा जाए आधुनिक शिक्षा, आधुनिक मूल्य, पश्चिमीकरण का प्रभाव शहरों में दिखाई पड़ेगा, तो उससे आकर्षित होकर के लोग वहां प्रवसन करेंगे। यानी दो कारण हैं, एक तो उनकी आवश्यकता और दूसरी आवश्यकता किस रूप में? आकर्षण के रूप में। तो इनके कारण शहरों की तरफ प्रवसन, जनसंख्या वृद्धि और शहरों की तरफ प्रवसन, जिससे शहरी आबादी का बढ़ना। ठीक है, इसके साथ साथ हाँ, सब ज्योग्राफी में भी है। अब जहां भी आप पढ़ रहे हैं पहले देखिए। ठीक है, यानी जो जनसंख्या है वो क्या है? शहरों की तरफ जा रही है। दो कारण है उसके पीछे, एक तो उसकी आवश्यकता और दूसरा आकर्षण। इसके साथ साथ अगर कहा जाए तो नगर केंद्रित उद्योगों की स्थापना, जो भी उद्योग लगाए गए उनको नगर के साथ जोड़े गए, नगर के आसपास ही रखे गए, तो वहां रोजगार के लिए लोग गए। इसके साथ साथ अगर कहा जाए तो फिर जो गांव थे, गांव के विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। यानी पूरी तरीके से अगर कहा जाए तो ग्रामीण विकास पर ध्यान नहीं दिया जाना, ये कहीं ना कहीं गांव में जो रोजगार की समस्या थी, जो संसाधनों की समस्या थी, जो सड़क, बिजली, आवास, पानी की समस्या थी, उसको बरकरार रखा, और इसके वजह से लोग शहरों की ओर प्रवसित करने लगे। तो विशेष रूप से अगर कहा जाए तो ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से शहरीकरण या शहरों में जनसंख्या वृद्धि होती चली गई। ठीक, और इसका देखिए, अब इसमें जो
प्रमुख कारण है वो जनसंख्या वृद्धि है, और इससे भी प्रमुख कारण क्या है, प्रवसन, जो इन सब के ऊपर आता है। प्रवसन होगा तभी जनसंख्या वृद्धि होगी शहरों में, ठीक है। और वो प्रवसन कहां से होता है, ग्रामीण समाजों से शहरी समाजों की तरफ। प्रवसन आपने पढ़ा होगा दो प्रकार का होता है, एक पुल और दूसरा पुश, धक्का कारक और खिंचाव कारक। धक्का जिसमें व्यक्ति को आवश्यकता होती है उसको प्रेरित करता है उधर जाने के लिए, और दूसरा आकर्षण, जिसमें आवश्यकता नहीं लेकिन आकर्षण, भौतिक चीजों का आकर्षण, शिक्षा के लिए आकर्षण, तो उसके कारण प्रवसित कर जाता है। और दूसरा कारण क्या है, विस्थापन, ठीक है। प्रवसन के साथ साथ विस्थापन, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के साथ जो विस्थापन की समस्याएं या फिर आपदाओं के साथ जो विस्थापन की समस्याएं आती होती है, तो उसमें व्यक्ति को शहरों की तरफ विस्थापित कर दिया जाता है, तो उससे शहरीकरण में वृद्धि होती है, ठीक। ये तो शहरीकरण जो होता है या उसमें जो वृद्धि होती है, जनसंख्या की वृद्धि, उसके पीछे कारण क्या है ना, वो कारण ये है। अब इनसे समस्याएं क्या उत्पन्न होती हैं, सबसे बड़ी जो बड़ा पॉइंट है वो यही है कि समस्याएं आखिर कौन सी हैं, और क्वेश्चन भी यहां से सबसे ज्यादा पूछता है, ठीक। क्वेश्चन भी यूपीएससी सबसे ज्यादा यही से पूछता है, ठीक है। कारण जो है वहां, और उससे भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो समस्या है। जैसे एक क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने कि स्मार्ट सिटी की संकल्पना, ठीक है, स्मार्ट सिटी की संकल्पना स्मार्ट गांव की संकल्पना के बिना अधूरी है, ठीक। ऐसे क्वेश्चन था, यानी ये सारे शब्द उसमें थे। अब एग्जैक्ट ऐसे नहीं, लेकिन ये सारी, कहने का तात्पर्य उसका यही था कि जो स्मार्ट सिटी की संकल्पना की गई है वो तब तक असंभव है जब तक स्मार्ट गांव को नहीं बनाया जाता है। तो कुछ लोग इसमें सोचे कि स्मार्ट सिटी तो पढ़े थे, एक योजना चलाई गई थी स्मार्ट सिटी, लेकिन गवर्नमेंट ने स्मार्ट गांव कब चला दिया, कहीं ना कहीं छूट गया, कोई करंट की बुक नहीं पढ़ पाया, या तो पढ़ाया नहीं गया, सब छूट गया, सब बर्बाद हो गया, साल भर की मेहनत खत्म, ठीक है। तो साल भर की मेहनत नहीं खत्म, शब्दों को समझिए कहना क्या चाह रहा है। स्मार्ट सिटी की संकल्पना जो सरकार निर्धारित की है वो तब तक पूरी नहीं हो सकती या उसको अंजाम नहीं दिया जा सकता जब तक स्मार्ट गांव, तो क्या कह रहा है, जो शहरीकरण की समस्या है उसको पूछ रहा है, आखिर शहरीकरण की समस्याएं क्या है, शहरीकरण की समस्या कब खत्म होगी, स्मार्ट सिटी कब बनेगा, जब समस्याएं खत्म होंगी। शहर की समस्याएं जो है शहरीकरण की, अगर शहरीकरण की समस्या खत्म होगी तो शहर क्या हो जाएंगे, स्मार्ट हो जाएंगे। और वो खत्म कब होंगी, जब उस शहर में ग्रामीण प्रवसन रुक जाएंगे। और ग्रामीण प्रवसन कब रुकेंगे, जब गांव क्या होगा, स्मार्ट होगा, गांव में सारी सुविधाएं होंगी, गांव में वो पहुंच होगी, वो सारी व्यवस्थाएं होंगी जो शहरों में होती हैं, तो फिर प्रवसन क्या होगा, कम हो जाएगा। और जब प्रवसन कम होगा तो जनसंख्या वृद्धि नहीं होगी, शहरों में नगरीकरण नहीं बढ़ेगा, तो ऐसे में स्मार्ट सिटी स्वतः ही क्या होगा, सामने आ जाएगा। तो क्वेश्चन घुमाता यूपीएससी वर्डों शब्दों को केवल आपके आसपास पढ़े सब हैं आप, लेकिन शब्द नहीं समझ पाए तो फिर बाद में लगेगा अरे ये तो पढ़े थे लेकिन क्या हुआ, लिख नहीं पाए। तो ऐसी चीजों को देखिए, लिखिए, हेडिंग डालिए, शहरीकरण की समस्याएं, शहरीकरण की समस्याएं। समस्याएं कौन कौन सी हैं, 1 2 3 करके लिख लीजिए इसमें, फिर इसको एक एक करके हम बताएंगे। लिखिए, आवास की समस्या, आवास की समस्या। दूसरा, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, सारी समस्या यहीं से होगी, जनसंख्या वृद्धि होगी, सब समस्या यहीं से होगा। प्रवसन रोक दीजिए, सब समस्या खत्म। कहने को एक पॉइंट में आप कह सकते हैं, अब अगर आप कोरिलेट करना जानते हैं तो एक ही पॉइंट पे सारा समस्या और सारे कारण सब जुड़ जाएंगे। प्रवसन, प्रवसन को बस जोड़ ले जाइए, प्रवसन हो क्यों रहा है, ठीक है, और उसको जोड़ देंगे तो उसी से समस्या भी उत्पन्न हो जाएगी। प्रवसन होगा तो आवासीय समस्या, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि,
उसी से होगी, सब वहीं से जुड़ेगा। बेरोजगारी भी वहीं से बढ़ेगी, लिखिए बेरोजगारी। नेक्स्ट बेरोजगारी। नेक्स्ट गंदी बस्तियों का निर्माण। नेक्स्ट गंदी बस्तियों का निर्माण। नेक्स्ट पानी की समस्या। नेक्स्ट स्वास्थ्य समस्या। नेक्स्ट स्वास्थ्य समस्या। नेक्स्ट साफ सफाई की समस्या। नेक्स्ट यातायात की समस्या। नेक्स्ट बढ़ते अपराधों की समस्या। बढ़ते अपराधों की समस्या। ये कुछ प्रमुख समस्याएं हैं, ठीक है। एक एक करके इसमें देख लेते हैं। आवास की समस्या, पॉल्यूशन भी हो सकता है, बिल्कुल है इसमें, है ना। झुग्गी झोपड़ी होगी तो इससे क्या होगा, यातायात की समस्या होगी, पॉल्यूशन उसमें होगा, बहुत सारी सब है उसमें। एक दूसरे से मैं बोला ना कि कोरिलेट करना है आपको, अगर कोरिलेट आप कर रहे हैं तो बेटर है, ठीक है। एक दूसरे से सब जुड़ी है, चाहे जितनी समस्याओं को आप देख लीजिए, कहीं ना कहीं एक दूसरे से सब जुड़ी है इसमें, ठीक है। इसलिए समस्या से क्वेश्चन ज्यादा पूछता है यूपीएससी। तो आवास की समस्या क्या है, आप देखिए पहला क्या लिखे हैं, आवास की समस्या। आवासीय समस्या जो है, जब शहरों में प्रवसन होगा, ठीक है, तो प्रवसन व्यक्ति गांव से शहर में गया तो प्राथमिकता क्या है उसके पास, दो ही चीज है। सबसे पहला क्या है, रोजगार मिले या ना मिले उसको, लेकिन रहना तो है, उसको रहने के लिए तो कहीं ना कहीं ठिकाना तो चाहिए ही, बसेरा चाहिए। तो आवास यानी आवास की समस्या, ठीक। और मान लीजिए पैसा है उसके पास, कहीं ना कहीं 2-3 महीने का बैकअप लेकर के गया है। ऐसे लोग जो पढ़ने वढ़ने जाते हैं, वो 2-4 साल का बैकअप लेकर के जाते हैं। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक जो गरीबी में जाते हैं और एक जो अमीरी में जाते हैं, ठीक है, शहरों में। तो अमीर जो गए हैं, गरीबों के पास तो ये समस्या। दूसरा जो अमीर है, जिनके पास बैकअप है, तो ऐसे में लोग गए तो आवास ढूंढेंगे, और आवास ढूंढेंगे और ज्यादा लोग हो गए मुखर्जी नगर दिल्ली में, ज्यादा लोग पहुंच गए। अब ज्यादा लोग पहुंच जाएंगे तब मकान मालिक 10 बाई 10 रूम का किराया मांगेगा 20,000, ठीक है। कहां शुरू और कहां खत्म पता नहीं है, कहेगा 20,000 दो, ठीक है। रहना है तो 20,000 दो। लड़कों का तब भी ठीक ठाक है, चल जाता है, लड़कियों की पीजी तो एकदम पता भी नहीं चलता। आवाज आ रही है, लग रहा है कहीं डिस्कनेक्ट हुआ। ठीक, चलिए। हाँ, तो अब देखिए, ये एक स्टूडेंट लाइफ चूंकि आपकी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, एग्जांपल दे रहा हूं कि इजीली समझ सकते हैं, है ना, कि किस प्रकार से समस्या उत्पन्न, आवास की समस्या कैसे उत्पन्न होती है। तो ज्यादा लोग हुए, आवास कम बना है तो रेंट बढ़ जाएगा, या फिर आवास ही नहीं मिलेगा तो दूर दराज में रहना होगा। तो आवास की समस्या किसी ना किसी रूप में बनी रहती है। और इस आवास की समस्या के साथ जब नगरीकरण होगा तो जनसंख्या वृद्धि भी नगरों में होगी। ज्यादा लोग प्रवसन करेंगे तो नगर की जनसंख्या क्या होगी, बढ़ जाएगी। जनसंख्या बढ़ेगी तो उससे बेरोजगारी बढ़ेगी। ज्यादा लोग हो जाएंगे, रोजगार कम है, तो बेरोजगारी दर क्या होगी, बढ़ जाएगी। बेरोजगारी बढ़ेगी तो रोजगार नहीं, तो रहने के लिए कहीं ना कहीं झुग्गी झोपड़ी का निर्माण करना पड़ेगा, ठीक। तो गंदी बस्तियों का निर्माण होगा। गंदी बस्तियों का अगर निर्माण होगा तो वहां पे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होंगी, ठीक है। गंदी नालियों का विकास होगा, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होंगी। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होंगी और साथ ही साथ
सामाजिक अपराध भी उत्पन्न होंगे, जिसमें छिनौती, डकैती, लूट, हत्या, रेप, ये सारी चीजें क्या होंगी, बढ़ेंगी, सामाजिक अपराध बढ़ेंगे। और इसके साथ साथ पानी की समस्या भी उत्पन्न होगी। दो प्रकार से पानी की समस्या, एक तो पीने वाली पानी की समस्या, लोगों को शुद्ध पानी नहीं मिलेगा, और दूसरा जल निकासी की समस्या, जहां पे रहेंगे वहां से जल निकासी की समस्या होगी, क्योंकि सीवरेज पर दबाव बढ़ जाएगा। ठीक है, और जब ऐसी स्थितियां होंगी तो साफ सफाई की समस्याएं भी बढ़ जाएंगी, कहीं भी कोई खा करके फेंक देगा, कहीं आ रहा है जा रहा है, तो ये सारी चीजें, गंदगी भी उससे बढ़ेगी। और गंदगी बढ़ेगी तो उससे भी क्या होगा, प्रदूषण की समस्या। ठीक है, गंदगी बढ़ेगी तो प्रदूषण की समस्या, जनसंख्या बढ़ेगी तो यातायात की समस्या, यातायात सीमित है। आप देखिए मेट्रो में, विशेष रूप से अगर दिल्ली में जो लोग गए हैं, देखे हैं, या फिर शहरों में जो प्रमुख शहरों में रह रहे हैं, तो उसमें यातायात की समस्या क्या है, मेट्रो सिटी विशेष रूप से, जिसमें आप देखिए मेट्रो में आदमी उतरना होता है जिस स्टेशन पर, अगर थोड़ा अवेयर नहीं हुआ तो 3 स्टेशन आगे उतरेगा, या पहले से हटाना शुरू कर देता है, भाई भाई थोड़ा सा किनारे हो जाओ, उतरना है, पूछता रहता है, उसको उतरना है लेकिन पूछेगा दूसरे से, है ना, भाई थोड़ा सा किनारे उतरना है, नहीं हमको उतरना है, किनारे करके सबको और जाने लगता है। ये क्यों, बैठने की सीट नहीं मिलती, खड़े रहते हैं, ये किस लिए, यातायात की समस्या। लंबी लंबी लाइनें लगती हैं गाड़ियों की, रेड लाइट पर आप देखेंगे लंबी लंबी लाइनें लगेंगी, उससे क्या होता है, एक तो यातायात की समस्या, समय व्यक्ति के पास अधिक होना चाहिए कहीं पहुंचने के लिए, और उससे जो प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है वो ज्यादा। तो ये सारी समस्याएं कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई है, जितनी भी समस्या, स्वास्थ्य संबंधी समस्या, एक तो स्वास्थ्य खराब होगा, और उस स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का हल निकालने के लिए हॉस्पिटल की समस्याएं भी होंगी, कि हॉस्पिटल पर दबाव क्या होगा, बढ़ जाएगा। एम्स में इलाज कराना होता तो लोगों को क्या है, 6-6 महीने का अपॉइंटमेंट लेना होता है, जो बड़ी संस्थाएं हैं उसमें महीनों महीनों की लाइन लगानी पड़ती है, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। तो क्यों, क्योंकि आबादी बढ़ रही है, तो समस्याएं कहीं ना कहीं बढ़ जाएंगी। स्वास्थ्य संबंधी एक तो व्यक्तिगत, और दूसरा इंस्टीट्यूट में दिखाने की से संबंधित जो समस्याएं होती हैं वो बढ़ जाती हैं। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई है। प्रवसन होगा शहरों में, ठीक, और प्रवसन होने के साथ साथ सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, इसको तो लिख लेंगे आप लोग, डिराइव कर लेंगे। अब इससे संबंधित कुछ डेटा है उसको मैं लिखा देता हूं, वो डेटा आप लोग लिख लीजिए, और उसको अपने पैराग्राफ में करके कन्वर्ट करके जोड़ करके लिख लीजिएगा। लिखिए, दो 2020 तक लगभग 50 लाख, यानी जो चल रहा है इसके अंत तक एक अनुमान लगाया जा रहा है कि 2020 तक लगभग 50 लाख से अधिक लोग बेघर हो सकते हैं। आवासीय समस्या, क्यों, क्योंकि प्रवसन इतना तेजी से हो रहा है शहरों की तरफ। अब हो सकता है कोरोना कुछ रोकथाम करे। ठीक, नेक्स्ट, लगभग 27 लाख लोग प्रतिवर्ष रोजगार की तलाश में शहरों, लगभग 27 लाख लोग प्रतिवर्ष रोजगार की तलाश में शहरों की ओर प्रवास करते हैं। अभी देखिए एक आंकड़ा अभी भी आया है कि जिसमें बताया गया है कि पूरे विश्व में सबसे अधिक जो प्रवसन है वो भारत में ही है। ठीक है, लगभग 31 मिलियन के आसपास, लगभग 31 मिलियन आबादी जो है वो भारत से ही प्रवसित होती है। ठीक है, ये विभिन्न संस्थाओं का डेटा है। ठीक है, विभिन्न संस्थाओं का, जैसे यूएनएचसीआर का हो गया, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन रिपोर्ट जो देता है, ठीक है, उसका रिफ्यूजी जो है उसका रिपोर्ट है, उससे ये डेटा, और कुछ अन्य संस्थाओं का है, मिला जुला है, डायस्पोरा से भी। हाँ, तो आप मिनिस्ट्री का जो डेटा है सब मिला करके इसमें से
देख सकते हैं। नेक्स्ट लिखिए, WHO के अनुसार प्रतिवर्ष WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी अध्यक्षता इस समय भारत को मिली है, लिखिए, के अनुसार लगभग 70 लाख लोगों की जान 70 लाख लोगों की जान प्रदूषण के कारण होती है। प्रदूषण के कारण होती है। लगभग 90% मौत लगभग 90% मौत एशिया व अफ्रीका के कम व औसत आय वाले देशों में होती है। यानी जो प्रदूषण के कारण मौत होती है वो उसमें भी 90% कहां होती है? एशिया व अफ्रीका के ऐसे देशों में जहां निम्न या औसत आय वाले क्षेत्र हैं। क्योंकि यहां सुविधाएं नहीं है। ठीक, नेक्स्ट लिखिए, भारत में आज भी एक अनुमान के अनुसार 1000 लोगों पर 2 बेड की व्यवस्था अस्पताल में है। 1000 लोगों पर 2 बेड की व्यवस्था अस्पताल में है। यानी कि अगर स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो रही है तो 1000 लोगों पर 2 बेड की व्यवस्था ही है। ऐसा एक संस्था का रिपोर्ट है जिसने रिसर्च किया। देखिए आगे, शहरों में बने सीवर में संसाधित सीवर केवल 30% है, जबकि 100% की जरूरत है। यानी जहां 100% की जरूरत है वहां पे कितने हैं? 30%। तो इसीलिए देखिए शहरों में जल भराव की समस्याएं दिखाई पड़ने लगती हैं। बार बार जो नगर निगम वाले होते हैं वो जगह जगह पर खुदाई करके छोड़ देते हैं, लोग उसमें गिर उड़ के भी मर जाते हैं। तो ऐसी स्थितियां दिखाई पड़ती हैं। नेक्स्ट लिखिए, 2004 तक
लगभग 44 लाख वाहन थे। 2004 तक लगभग 44 लाख वाहन थे, जो 2021 तक लगभग दोगुना हो जाएंगे। लगभग 2 गुना हो जाएंगे। यानी वाहन की जो संख्या बढ़ रही है वो कितनी तीव्रता से बढ़ रही है देखा जा सकता है, जिससे पॉल्यूशन की समस्याएं या फिर यातायात की समस्याएं भी जहां सरल हो रही हैं वहां बढ़ भी रही है। ठीक है, ये कुछ आंकड़े हैं जिसको आप लोग देख सकते हैं, और भी आंकड़ों को आप एकत्रित कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया है कि कृषि का महिलाकरण, ठीक है, कृषि का महिलाकरण इंडियन सोसाइटी में क्वेश्चन आया है, कृषि का महिलाकरण। कृषि का महिलाकरण क्या होता है? मैंने बताया करण मतलब क्या होता है, एक प्रक्रिया होती है। महिला सामने लग गया तो महिला की प्रक्रिया में जाना, किसका? अब देखिए करण किसका हो रहा है, महिलाओं का, उस प्रक्रिया में जाना, किसमें? कृषि में, यानी महिलाओं की भागीदारी कृषि के अंतर्गत बढ़ना। तो इसका तो एक कारण जो आप लोग जानते हैं, ग्रामीण प्रवसन या ग्रामीण महिलाओं का होना। दूसरा एक व्यवस्था ये मानी जाती है कि जो जातिगत व्यवस्था रही है, परंपरागत रूढ़िवादी, जिसमें जो उच्च जातियों की महिलाएं होती थी वो कृषि कार्यों में भागीदारी नहीं करती थी, यानी देखरेख भी करने नहीं जाती थी। अब वो महिलाएं कहीं ना कहीं भागीदार हो रही हैं, क्योंकि उस घर की के पुरुष लोग प्रवसित हो रहे हैं शहरों की तरफ, तो वो भी गांव में कृषि करवाने के लिए बाहर निकल रही हैं, और बहुत सी महिलाएं कृषि करने के लिए भी बाहर निकल रही हैं। तो एक तो ये, और दूसरा जो पुरुष आबादी है वो गांव से, कार्यशील आबादी वो गांव से शहरों की तरफ प्रवसन कर जाता है। गांव में संख्या किसकी बचती है? महिलाओं की, और महिलाएं सक्रिय रूप से कृषि में भागीदार हो जाती हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, बेरोजगारी से भी जोड़ सकते हैं इसको। ठीक है, अब कृषि से सॉरी नगरीकरण की जो समस्याएं हैं इसको आप लोग लिखने की कोशिश करिए। एक एक पॉइंट को कम से कम 50-50 शब्दों में लिखने की कोशिश करिए। जितनी भी समस्याएं हैं उसको 50-50 शब्दों में, और इससे संबंधित डेटा भी आप लोग कलेक्ट करिए, या फिर जितना मैंने लिखाया है उसी में से डाल दीजिए उसमें। ठीक है, लेकिन एक दूसरे से कोरिलेट करना सीखिए। एक समस्या पकड़ लेंगे, प्रवसन, जनसंख्या वृद्धि, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, शहरीकरण का भारतीय समाज पर प्रभाव। शहरीकरण का भारतीय समाज पर प्रभाव। इम्पैक्ट ऑफ अर्बेनाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, अपॉन इंडियन सोसाइटी। अब देखिए जो इम्पैक्ट पड़ा है, इम्पैक्ट दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव होगा और दूसरा निगेटिव होगा। शहरीकरण का दोनों प्रभाव भारतीय समाज पर दिखाई पड़ता है। ठीक है, कुछ प्रभाव होंगे जो सकारात्मक हैं, और दूसरा प्रभाव क्या है? नकारात्मक। नकारात्मक के रूप में हम देखे हैं जो समस्याएं हैं, शहरीकरण की समस्याएं जो है वो क्या है? नकारात्मक है। जितनी भी समस्या है वो क्या है? निगेटिविटी है। और किससे हुआ है? शहरीकरण के माध्यम से। तो शहरीकरण का जो नकारात्मक प्रभाव है भारतीय समाज पर वो उसी रूप में है। इसके साथ साथ जो पॉजिटिविटी है शहरीकरण का, उस प्रभाव को हम लोग इसमें देख लेते हैं। एक एक करके लिखिए। जाति प्रथा, जाति प्रथा का कमजोर होना। ठीक, शहरों में प्रवसन हुआ, कौन किस जात का है, आसपास रह रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं, तो इससे रूढ़िवादी विचार जो होते हैं वो क्या हुए हैं? कमजोर हुए हैं। और कहीं ना कहीं ग्रामीण परिस्थितियां भी इस विचार से कमजोर हुई हैं। नेक्स्ट लिखिए, परिवार पर प्रभाव।
परिवार पर प्रभाव। देखिए ये निगेटिव पॉइंट है, परिवार पर जो प्रभाव है निगेटिव किस रूप में, जो नातेदारी की व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं कमजोर हुई है। संयुक्त परिवार से एकल परिवार की तरफ लोगों का ज्यादा ध्यान आकर्षण हुआ है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये निगेटिव प्रभाव है। लेकिन उसी परिवार में जो सशक्तिकरण है लोगों का, अधिकार या फिर किसी डिसीजन को लेने की जो क्षमताएं है वो बढ़ी है, ठीक है, तो ऐसी चीजें आप जोड़ करके परिवार के साथ देख सकते हैं। नेक्स्ट लिखिए, वैवाहिक संस्थाओं पर प्रभाव। वैवाहिक संस्था पर प्रभाव, वैवाहिक संस्था पर प्रभाव। देखिए इसमें भी दोनों प्रभाव है। निगेटिविटी ये है कि जो आज लोग क्या कर रहे हैं, विवाह को मान्यता नहीं दे रहे हैं बल्कि अकेले रहना पसंद कर रहे हैं, तो ये निगेटिविटी है। और इसके साथ साथ जो पॉजिटिविटी है वो है कि आज लोग जब प्रवसन करते हैं और सेल्फ डिपेंड होते हैं तो अपने जीवन साथी के बारे में निर्णय स्वयं लेते हैं, उम्र संबंधी जो प्रावधान है उसका पालन करते हैं, ठीक है, समय से विवाह करते हैं, तो बाल विवाह जैसी स्थिति कमजोर हो जाती है, ठीक है, और स्वयं निर्णय उस पर अधिकार लेने का भी जो एक स्थान होता है वो भी दिखाई पड़ता है, ठीक। नेक्स्ट, ग्रामीण समुदायों पर प्रभाव। ग्रामीण समुदायों पर प्रभाव, वही चर्चा करने जा रहे हैं, भौतिकवाद पर ही। ग्रामीण समुदाय पर प्रभाव क्या है, भौतिकवादिता का। भौतिकवादिता का मतलब क्या, जो फैशन है, ठीक है, फैशन मतलब कि जो भौतिकवादिता है, जो भोग विलास की तरफ लोगों का रुझान बढ़ना, तो कहीं ना कहीं शहरीकरण के माध्यम से ग्रामीण समुदायों पर जो प्रभाव पड़ा है वो खान पान को लेकर के, उत्पाद के, जैसे खान पान को लेकर के पॉजिटिविटी है, इसको हम निगेटिविटी नहीं डालेंगे, ठीक है, उसका सलीका, बोलचाल का जो रहन सहन का तरीका बदला है, वो सारी चीजें पॉजिटिविटी में आती। लेकिन जो अति होता है किसी भी चीज का, भोग विलास की तरफ ज्यादा ध्यान देना, अपनी चीजों को भूल करके अपनी संस्कृति को पूरी तरीके से निग्लेक्ट कर देना, तो ग्रामीण समुदाय पर इसका जो प्रभाव ये निगेटिविटी में आता है। ऐसे प्रभाव क्या होंगे, निगेटिविटी के लिए होते हैं। उसके साथ साथ उत्पादों का, जो नगर केंद्रित उद्योग है उसके उसकी जो आवश्यकता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अपने उत्पादों को निकालना, तो ऐसी चीजों पर अगर देखा जाए तो ये पॉजिटिविटी में आता है, ठीक है। नेक्स्ट, स्त्रियों की या महिलाओं की सामाजिक स्थिति पर प्रभाव। महिलाओं की सामाजिक स्थिति पर प्रभाव दोनों तरीके से है, पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है। पॉजिटिव कई रूपों में है, भागीदारी के रूप में, अधिकार के रूप में, ठीक है, परिस्थिति के रूप में, समानता के रूप में, शिक्षा के रूप में, व्यवसाय के रूप में आज महिलाओं का स्थान सुनिश्चित हो रहा है, तो कहीं ना कहीं नगरीकरण का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन निगेटिविटी क्या है कि बहुत सारी समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं, अपराध के रूप में, जिसमें फैशन के रूप में, भोग विलास के रूप में, और साथ ही साथ पारिवारिक भेदभाव या अलगाव के रूप में, बढ़ती तलाक दर के रूप में, तो इस पे कहीं ना कहीं ये सारी चीजें निगेटिविटी है, ठीक है, ये सारी चीजें किस में है, निगेटिव में है। नेक्स्ट, धार्मिक क्षेत्र पर प्रभाव। धार्मिक क्षेत्र पर प्रभाव, सबसे बड़ा प्रभाव क्या है धार्मिक क्षेत्र में, जो रूढ़िवादी विचारधारा थी, परंपरागत जो रूढ़िवादी विचारधारा थी वो कमजोर हुई है। धार्मिक मान्यताएं कहीं ना कहीं कम हुई है, क्योंकि तर्कवाद शहरी क्षेत्रों में जाने पर बहुत सारी धार्मिक मान्यताएं टूटती हुई नजर आती हैं, तो धार्मिक अंधविश्वास जो है उसकी कमी हुई है और रूढ़िवादिता में कमी आई है, तो पॉजिटिव इंपैक्ट दिखाई पड़ता है, ठीक। बाकी और चीजें हैं तो उसको हम लोग
अभी वैश्वीकरण के प्रभाव के साथ जोड़ करके देखेंगे। इसके लिए जो प्रयास किए गए हैं, नगरीकरण की समस्या को दूर करने के लिए जो प्रयास किए गए हैं उसको हम लोग देखेंगे अब कल। ठीक, क्या क्या प्रयास किए गए हैं सरकार द्वारा, कौन कौन से नियम कानून या योजनाएं लागू की गई हैं शहरीकरण की समस्याओं को दूर करने के लिए। ठीक, एक बार इसको जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं, जिस पे चर्चा किया है मैंने, ऐसे ऐसे क्वेश्चन करते हैं, गॉड को मानते हैं नहीं मानते हैं, ये पर्सनल होता है, किसी कोई भी पर्सनल है, वो गॉड को मान रहा है कि नहीं मान, भगवान को मानना ना मानना वो व्यक्तिगत आधार है। ठीक है, ठीक, तो इस पे और जो चर्चा है उसको हम लोग कल देखेंगे, कैसे समाधान है इसका और कौन कौन से उपाय सरकार द्वारा किए जा रहे हैं, इस पर हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आप लोग इन पॉइंट्स को एक बार जरूर देखिए, इस पर अपने जो विचार है उसको गतिशीलता प्रदान करिए, विस्तार प्रदान करिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा उसको जोड़ने, कोरिलेट करने का, और जो लास्ट ईयर क्वेश्चन है उसको देखने का काम करिए। ठीक है, हाँ चलिए, गुड नाइट, शुभ रात्रि।